सो हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग 1857 रिवोल्ट से पहले की कहानी डिस्कस करके आ चुके हैं। तो देखिए मॉडर्न इंडिया हम लोग ने स्टार्ट करी थी। एक बार फिर से हम एक देख लेते हैं क्या क्या पोर्शन हम करके आ चुके हैं। जैसे 1707 औरंगज़ेब की डेथ जब हो जाती है तो उसके बाद से हम मॉडर्न इंडिया की स्टार्ट करते हैं। तो औरंगज़ेब की डेथ के बाद सबसे पहला काम हमने जो देखा वो पहले देखा लेटर मुगल्स, कि औरंगज़ेब के बाद कौन कौन से मुग़ल रूलर्स आए। और ये सारी कहानी हम फिर से रिपीट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये आपको ये इंटरवल याद रखना है। 1707 से लेकर 1857, इस बीच में काफ़ी कंफ्यूजिंग पीरियड रहता है। काफ़ी कुछ चेंज हुआ है क्योंकि मुगल्स भी वीक हो रहे हैं, आपके ब्रिटेन वाले भी आ रहे हैं, और भी यूरोपियंस आ रहे हैं, रीजनल किंगडम्स डेवलप हो रहे हैं, वो किंगडम्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ब्रिटेन के साथ लड़ाई कर रहे हैं, मुगल्स के साथ उनका जो भी अनबन है वो सब डिस्कशन। तो काफ़ी कुछ इस पीरियड में होता है। तो इसलिए ये पोर्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसको कंफ्यूजिंग नहीं करना है, सबसे पहले तो इसको कंटेन करना है। कौन सा टाइम पीरियड है ये? 1707 से लेकर 1857, कुल मिला के 150 ईयर्स का टाइम पीरियड है। पहले इसको कन्फाइन करना है, फिर देखना है इसमें क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले लेटर मुगल्स कौन कौन से आए वो हमने देखे। फिर इसके बाद में हमने देखा कि कौन कौन से रीजनल किंगडम्स डेवलप हो रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। रीजनल किंगडम्स के बाद अगला जो पार्ट हमने करा, अगला पार्ट हमने फिर आपका डिस्कस किया था यूरोपियंस, कि यूरोपियंस कौन कौन से आ रहे हैं उनका डिस्कशन किया। फिर उसके बाद हमने देखा जब यूरोपियंस आ रहे हैं तो वो किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं? मुगल्स के साथ लड़ाई कर रहे हैं, रीजनल किंगडम्स के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हो रही हैं। और बैटल्स के साथ साथ मुगल्स, ये यूरोपियंस क्या कर रहे हैं? अपनी पोजीशंस असर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बंगाल से करेंगे, तो बंगाल में ये कैप्चर करके वहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट करेंगे, गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि आगे चल के इनके लॉज आएंगे, इनके नए नए लॉज आएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट्स आएंगे, तो वो क्या करेगी, इनकी पोजीशन बना देगी गवर्नर से बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर पहले हमने कई गवर्नर जनरल्स देखे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमने देखा था बैरन हेस्टिंग था। फिर उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था विलियम बेंटिक। उसके बाद ये पोस्ट चेंज होके क्या हो गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन कौन इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं, कौन कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा इनसे रिलेटेड रेगुलेटिंग एक्ट्स, जो भी लॉज आए हैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इनके लिए पास किए, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लॉज से ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इन सब को अलग अलग रखिए, मुगल्स अलग रखिए, रीजनल किंगडम्स अलग, यूरोपियंस अलग, और फिर कौन पूरी एक जो लिस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से लेकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक की, इसको थोड़ा सा अलग मेंटेन करके रखेंगे। तो कुल मिला के ये सारी कहानी चल रही है 1857 तक की। अब बार बार दिमाग में आता है कि 1857 आखिर क्या भला है, इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि ये सारे चेंजेस बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगे, बिल्कुल एक नया अरेंजमेंट देखने को मिलेगा आफ्टर 1857। तो सबसे पहले हम 1857 के रिवोल्ट की बात करेंगे। तो रिवोल्ट कुछ नहीं है एक्चुअली में, हमने एक बात करी थी डल हाउसी की। 1856 में एक पर्सन छोड़ के जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट, डल हाउसी। डल हाउसी तक आते आते जो इंडिया के जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमें ब्रिटेन से आज़ादी चाहिए, ये लोग बहुत हमें फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। प्लस साथ ही साथ यहाँ के ये जब ये यूरोपियंस है, ब्रिटेन है, ये क्या करेगा, जो मुगल्स थे और जो रीजनल किंगडम्स वाले थे, इन सबको धीरे धीरे ये साफ करना शुरू करता है। तो इनके जो लीडर्स होते हैं इधर उधर छुपे हुए होते हैं, कहीं होते हैं, तो ये सब लोग भी प्लान बनाते हैं, हम लोग एक रिवोल्ट करेंगे, ब्रिटेन से फाइट करेंगे। तो वो सबसे पहले तो प्लान करते हैं लीडर कौन बनेगा। अब लीडर सब नए नए लीडर्स होते हैं, जैसे तानप्या तोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, तो सब एक ही जैसे लीडर थे। अब उन्हीं में से एक लीडर बनता तो बाकियों को बुरा लगता, तो उन्होंने कहा ये सब छोड़ो,
दिल्ली में एक राजा बैठा है, मुगल एम्पायर को लोग उस टाइम भी राजा मानते थे। लोग मानते थे कि हाँ अभी भी हमारा यहाँ का सबसे बड़ा राजा मुगल का राजा है, ठीक है, दिल्ली में बैठा है। तो दिल्ली गए, आखिरी मुगल के राजा उस टाइम जिंदा थे बहादुर शाह जफर टू। बहादुर शाह जफर टू बेचारा वो अपने मस्त खाता था पीता था सो जाता था, पेंशन आती थी, कोई टेंशन नहीं थी। अब लेकिन ये लोग जाके उसको परेशान करेंगे, कहेंगे कि देखो इंडिया के लिए लड़ाई करना, ये करना वो करना, तो वो कहता मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, क्या फ़ायदा। लेकिन वो कहते हैं आपको करना कुछ नहीं, आपको बस एक्टिंग करनी कि हाँ मैं लीडर हूँ। तो वो कहता है ठीक है। अब बेचारे को क्या पता था ये लोग फंसा देंगे मुझे, मतलब फंसाते नहीं इन द सेंस, वो हार जाते हैं तो फिर ब्रिटेन वाले उसको लीडर होने की वजह से अरेस्ट कर लेंगे बहादुर शाह को। तो बहादुर शाह को अब जब ये अरेस्ट से पहले ये लोग रिवोल्ट शुरू करेंगे, तो ये लोग कुछ प्लानिंग खास करते नहीं है, कोई एक सेंट्रल प्लानिंग नहीं होती, कोई एक बहुत पावरफुल कह सकते हैं लीडर भी नहीं है। बहादुर शाह ने तो बस नाम का लीडर है, तो कोई पावरफुल लीडर भी नहीं है, कोई प्लानिंग भी नहीं है। तो ये रिवोल्ट आगे चल के सप्रेस भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अब इस रिवोल्ट में एक स्टोरी तो हो गई जो वहाँ के लोकल रूलर से उन्होंने स्टार्ट किया। एक स्टोरी इसमें और भी है, वो स्टोरी ये है कि एक अफवाह थी। अब ये अफवाह, ये र्यूमर कितना सच था कितना झूठ ये कुछ नहीं पता, हाँ लेकिन ये र्यूमर बहुत तेज़ी से फैला था कि वो ब्रिटेन में जो इंडिया के सोल्जर्स हैं उनके यूज़ के लिए एक राइफ़ल आई थी नई नई, एनफील्ड राइफ़ल। और इसमें ये कहा गया था इसकी जो कार्ट्रिज है, कार्ट्रिज क्या होता है, एक पैकेट होता था, उस पैकेट को दांतों से चीरना पड़ता था और उसके बाद उसमें पाउडर होता था, वो पाउडर आपको उस राइफल में फिल करना है, फिर आपको शूट करना है। तो इशू ये आया था कि जो कार्ट्रिज है वो कार्ट्रिज जिस लेदर से बना है, जिस फैट से बना है, वो फैट किसका है, पॉर्क का है प्लस बीफ का है, ठीक है। तो ये खबर पूरे मार्केट में फैल गई कि पॉर्क और बीफ के फैट से बना हुआ एक कार्ट्रिज है और वो कार्ट्रिज ब्रिटेन वाले यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें दिक्कत ये हो गई, पॉर्क मुस्लिम्स नहीं यूज़ करते हैं, बीफ हिंदूज यूज़ नहीं करते हैं, तो दोनों के रिलीजियस सेंटीमेंट कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे थे। और इंडिया में इंडिया वाले सब बर्दाश्त कर लेते हैं, बस रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट नहीं होने चाहिए। तो अब रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं तो जो सोल्जर्स हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो सोल्जर्स भी प्लान कर लेते हैं कि अब हमें इस ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ना है। तो इनमें जो इनके सबसे प्रोमिनेंट लीडर होते हैं मंगल पांडे, ठीक है। तो इनके जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर होते हैं मंगल पांडे, वो क्या करेंगे, ये लड़ाई स्टार्ट करेंगे। तो मंगल पांडे को इसीलिए याद किया जाता है कि इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम फाइटर भी कई लोग कहते हैं मंगल पांडे को, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट उसी पर्सन ने किया था। तो मेन काम क्या हो रहा है आपका, एक र्यूमर उड़ती, उस र्यूमर की वजह से सारे जो सोल्जर्स से, इंडियन सोल्जर्स से, वो रिवोल्ट कर जाते हैं, वो बागी हो जाते हैं। प्लस यहाँ पर आपके जो इंडिया के लोकल रूलर्स से जो अभी भी ब्रिटेन से लड़ना चाहते थे वो भी एक्टिव होते हैं, वो भी अपने साथ काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके रख लेते हैं, वो एक आम जनता को भी मिला देते हैं। और ये सब ब्रोक आउट हो जाते हैं सारा उन पे, आपका ब्रिटेन पे, ब्रिटिश फोर्सेस पे ये लोग अटैक कर देते हैं, ब्रिटिश फोर्सेस पे अटैक कर देते हैं। प्लस जितने भी ज़मींदार्स वगैरह होते हैं, लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते हैं, उन पे भी अटैक कर देते हैं, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड्स भी बहुत एक्सप्लॉइट करते थे इंडियंस को। तो वो आपके जो क्या कहते हैं लोग किसान थे या फिर कह सकते हैं लोकल लोग थे, वो क्या करेंगे, ज़मींदार के घर जला देंगे, उनके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब जला के ज़मींदार से बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हुई और उसके साथ साथ, बट ये बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया, क्योंकि मेन कह सकते हैं जो ज़मींदार क्लास थे या फिर कुछ राजा थे जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जोधपुर का राजा, और ग्वालियर के सिंधिया, ये सब लोग सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन को। और कहीं ना कहीं एक लीडरशिप नहीं होने की वजह से आपका ये रिवोल्ट फेल हो जाता है। और इस रिवोल्ट के फेल होने के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं। इस रिवोल्ट के बाद ही आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे एंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो जाएगी। अब इंडिया को डायरेक्ट कौन रूल करेगा, ब्रिटेन रूल करेगा, अंडर द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी अब कोई कंपनी नहीं है, अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंदर हम रूल करेंगे। और उसके लिए कानून बनेगा जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा रोल यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब इसमें एक बात है, कुछ चीज़ें पूछ लेता है कि रिवोल्ट कहाँ पर हुआ, वहाँ पर लीडर कौन थे। ब्रिटिश सप्रेसर नहीं पढ़ने,
लीडर थोड़ा सा देख लेंगे। दिल्ली में बहादुर शाह 2, बनारस में लियाकत अली, कानपुर में नाना साहेब, तांत्या तोपे अजीमुल्ला खान, लखनऊ में हज़रत महल। जो नवाब थे, अवध के नवाब, उन्हें तो हटा दिया गया था, तो उनकी जो वाइफ थी हज़रत महल, बेगम हज़रत महल कहते थे, उन्होंने लड़ा था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर खान, और अवध में आपका जो बिहार वाला इलाका है वीर कुंवर सिंह। तो ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो इन एरियाज़ में लड़ाई कर रहे थे। मेनली आपका नॉर्थ इंडिया साइड ही ये लड़ाई लड़ी गई थी, बट ज़्यादा एफिशिएंट लीडरशिप होने की वजह से इसको नहीं होने की वजह से इसको सप्रेस कर दिया गया। और इन सब चीज़ों में ये देखा गया लीडर कौन है। लीडर पाए गए बहादुर शाह जफ़र 2, वो बेचारा आराम से लास्ट टाइम गुजार रहा था अपनी लाइफ का। तो फिर ये लोग क्या करेंगे, बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट करेंगे और इंडिया से डिपोर्ट कर देंगे, और कहाँ भेज देंगे, रंगून यानी म्यांमार भेज देंगे। तो उसकी आखिरी जो टाइम है बहादुर शाह जफ़र 2 का, वो म्यांमार में गुजरता है। तो यहाँ पर आके 1857 में आके इंडिया में एक बहुत बड़ा चेंज आता है कि एक मुग़ल एम्पायर जो 1526 से चल रहा था, 1526 से चलने वाला मुग़ल एम्पायर फाइनली एक एंड को पहुँचता है 1857। तो आप देख सकते हैं कुछ ये करीब 329 ईयर्स, ठीक है, ये 329 ईयर्स का इनका एक सफ़र था। अब जाके ये टूट जाता है। तो 1857 के बाद मुगल्स ख़त्म हो जाते हैं, बाकी सारे लीडर्स को मार दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। सोल्जर्स जो म्यूटिनी करते हैं उनको मार दिया जाएगा या आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो जाएगी और सारा रूल किसके कंट्रोल में आ जाएगा, सारा रूल कंट्रोल में आ जाएगा गवर्नमेंट ब्रिटिश क्राउन के अंडर। और इसके लिए वो कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, इसके लिए वो यूज़ करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। अब जैसे कि पहले क्या चल रहे थे, पहले आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, फिर क्या बने, फिर बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब 1857 तक तो ये सब चल रहा है, और 1857 के बाद अब गवर्नर जनरल की जगह क्या आ जाएंगे, वाइस रॉय आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, वाइस रॉय। और यही लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग कौन थे, जब रिवोल्ट हो रहा है तो उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इन्हीं को चेंज करके क्या बना दिया जाएगा, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट वाइस रॉय कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग इज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो एक जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था वो अब इसको ख़त्म कर देंगे, यानी जो भी एक्सपेंशन की पॉलिसीज़ थी, ब्रिटेन की जितनी भी एक्सपेंशन की पॉलिसीज़ थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आजमा रही थी कि ये एरिया ले लेना है, वो एरिया ले लेना है, तो वो एक्सपेंशन की सारी पॉलिसीज़ ख़त्म हो गई। अब ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कहा जितना भी एरिया हमारे कंट्रोल में, हम सिर्फ उसको रूल करेंगे, बाकी एरिया को अब हम एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे मेनली बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। कोशिश की जाती है थोड़ा सा इनको खुश करने की, इंडिया वालों को, कि हमसे दुखी क्यों है ये। फिर इसके बाद अगले आते हैं लॉर्ड एल्गिन। इनके टाइम पे वहाबी मूवमेंट आता है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। लॉर्ड एल्गिन के बाद अगर हम बात करें, लॉर्ड जॉन लॉरेंस आते 1864 से 1869। हाई कोर्ट इन्हीं के टाइम में बन रहा है, बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मायो नॉर्थब्रुक बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। लिक्टन में थोड़ा याद रखेंगे, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पूछ लेता है कब आया था, 1878 में। उस टाइम वाइसरॉय कौन है, लिटन है। रिपन वेरी इंपॉर्टेंट, रिपन के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। रिपन थोड़ा सा समझदारी के अपने इशारे देता है, मतलब थोड़ा समझदार लगता है। ये एक वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था जो हमने बात करी थी किसके टाइम में, लिटन के टाइम में, इसको ख़त्म कर देगा। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट क्या था, ये डील करता था वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर से। यानी इनका कहना क्या था कि जैसे अगर आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना है तो आप अपनी वर्नैकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज में क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, इंग्लिश में ही क्रिटिसाइज़ कर सकते। तो इस तरह का अजीबोगरीब कानून था जिसको रिपन हटा देगा। तो एक इंडिया में सेल्फ गवर्नेंस भी डेवलप हुई है। जैसे हम पढ़ते हैं कि इंडिया में आज पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, तो ये सब सेल्फ गवर्नेंस है। तो सेल्फ गवर्नेंस की स्टार्टिंग अगर इंडिया में देखें तो वो रिपन के ही टाइम से हुआ है। तो इंडिया में रिपन को क्या कहते हैं, फाउंडिंग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ऐसा नहीं कि सिर्फ कि रिपन के पहले से म्यूनिसिपैलिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी,
बट उन म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो चेयरमैन वगैरह होते थे वो ऑफिसर्स होते थे, वहाँ का कोई लोकल का इलेक्टेड बंदा नहीं होता था। रिपन ने क्या करा, वहाँ का लोकल का इलेक्टेड बंदा वहाँ पर बैठाया, तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हुई। तो इसीलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकल गवर्नेंस का फादर इंडिया में कौन है। तो फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया इज़ लॉर्ड रिपन। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन्होंने लाया, जिसकी वजह से जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका चाइल्ड लेबर इन्होंने बंद कराया। एक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी रिपन के टाइम पे हुई थी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या कहती है? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये थी कि एक कानून ये लाए थे इल्बर्ट बिल, उसमें ये लिखा था कि इंडिया के जो मजिस्ट्रेट हैं यानी इंडिया के जो जजेस हैं वो यूरोपियन क्रिमिनल्स को भी सज़ा दे सकते हैं। बट जब ये बिल आया तो यूरोप में खलबली मच गई कि कैसे एक इंडियन यूरोपियन को सज़ा दे सकता है। तो फिर ये बिल बाद में हटा लिया गया और रिपन को बुला लिया गया। तो 4 साल का टाइम पीरियड है रिपन का, बट काफ़ी कुछ थोड़ा इम्प्रूवमेंट ये इंडिया में करके जाएंगे। फिर इंडिया में रिपन के बाद अब हम बात करेंगे डफरिन की। डफरिन के टाइम पीरियड में बस एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आगे हमारे इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही रहेगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनती है, तब उस टाइम वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लैंसडाउन नॉट इम्पॉर्टेंट, एल्गिन टू नॉट इम्पॉर्टेंट, कर्जन कर्जन अभी हम बहुत आराम से इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एक ही बात इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में होता है। पहले कुछ ऐसा सीन था, ये आज का वेस्ट बंगाल है और ये आज आप कहेंगे ये है बांग्लादेश, ठीक है। तो पहले वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये दोनों पोर्शन क्या थे? ये बिल्कुल ये कुछ इस तरह से है, ये बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये पूरा मिला के एक बंगाल हुआ करता था। फिर आगे चल के इसके लॉर्ड कर्जन 2 टुकड़े कर देंगे, ये ईस्ट बंगाल, सॉरी ये वेस्ट बंगाल, ये ईस्ट बंगाल। और यही ईस्ट बंगाल आगे चल के इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान बनेगा, ईस्ट पाकिस्तान। और उसी ईस्ट पाकिस्तान को आगे जाके 1971 में लड़ाई के बाद बांग्लादेश बना दिया जाएगा। तो अभी जो आज का बांग्लादेश है, पहले ईस्ट बंगाल होता था और वेस्ट बंगाल तो हमारे पास है ही। तो ये ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल मिलकर पूरा बंगाल था। इसका पार्टीशन कौन करेगा? लॉर्ड कर्जन करेगा। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास करेगा। यूनिवर्सिटीज़ एक्ट इसलिए पास करना ज़रूरी था क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, जोशीले होते हैं। तो कहीं वो आज़ादी की भावना ना भड़काएं, क्योंकि 1900 के बाद आज़ादी की भावना बहुत भड़कने लगी थी लोगों के दिलों में। तो इंडिपेंडेंस की भावना ये ज़्यादा ना भड़काए, उनको कंट्रोल करने के लिए ही इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आता है। लॉर्ड मिंटो का टाइम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के टाइम पे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग इनके टाइम पे बन रही, सूरत स्प्लिट इनके टाइम पे हो रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इनके टाइम पे हो रहे हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। फिर इसके बाद हार्डिंगे टू बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि इनके टाइम पीरियड में हिंदू महासभा बनती है 1951 में। और कैलकाटा से दिल्ली, इंडिया पहले कैपिटल कहाँ थी? कैलकाटा में। ब्रिटेन के टाइम में पहले कैपिटल कैलकाटा थी, फिर 1911 में कैपिटल आ जाएगी दिल्ली। तो उस टाइम हमारा वाइसरॉय कौन है? हार्डिंगे के बाद शेम्सफोर्ड आएंगे। शेम्सफोर्ड के टाइम पे ये सारे इवेंट्स हम इनकी 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेक शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आएंगे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये बाकी अभी हम सब डिस्कस करेंगे कि क्या ऑगस्ट डिक्लेरेशन था, क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, क्या जलियांवाला बाग था, क्या खिलाफत मूवमेंट था। ये सारे इवेंट्स से हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग, नॉट इम्पॉर्टेंट। लॉर्ड इरविन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इरविन पैक्ट हुआ था गांधी जी के साथ, इसकी हम सारी बात करेंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आने वाले अभी क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। फिर विलिंगडन नॉट सो इम्पॉर्टेंट। लिनलिथगो नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर इसके बाद वेवल का नाम ज़्यादा नहीं पूछता है। अब वेवल के बाद फिर वेवल के बाद आपका इम्पॉर्टेंट है माउंटबेटन। माउंटबेटन का नाम ज़रूर याद रखेंगे। माउंटबेटन आखिरी कह सकते हैं हमारे वाइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के, क्योंकि इनको भेजा ही इसीलिए गया था ताकि ये इंडिया की इंडिपेंडेंस इजीली इंडिया को हैंड ओवर कर पाए। समझदार आदमी थे। तो लास्ट वाइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के। उसके बाद हमने इनको ऑफर दिया था कि आप फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बन जाओ, ठीक है, फ्री इंडिया के। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं गवर्नर जनरल बन जाता हूँ। तो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन है फ्री इंडिया की बात अगर करी जाए तो वो माउंटबेटन है। और
पहले इंडियन कौन है जो फ्री इंडिया के गवर्नर जनरल है, वो सी राजागोपालचारी, क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बनाई गई थी फ्रीडम के बाद में, तो माउंटबेटन आए हैं, फिर राजा गोपालचारी आए हैं, फिर राजा गोपालचारी के बाद ये पोस्ट ख़त्म कर दी गई थी। तो माउंटबेटन तक की कहानी है। ये हमने शुरू करा था आपका कैनिंग से, ठीक है। वाइसरॉय की कहानी कैनिंग से शुरू होती है। कैनिंग से लेकर आप कह सकते हैं माउंटबेटन, यहाँ तक की हमारी कहानी किसकी, वाइसरॉयज ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो इस पोर्शन को एक बार इम्पॉर्टेंट जो वाइसरॉयज हैं उनको याद रखेंगे। बाकी कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं कि ये इवेंट किस वाइसरॉय के टाइम में हुआ था, तो जो जो इम्पोर्टेंट वाइसरॉयज हैं सारे वाइसरॉयज याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट वाइसरॉयज हों एटलीस्ट उनको तो याद करके रखिए। तो अब हमारी जो हिस्ट्री चलेगी, तो जैसे कि अभी हम लोग क्या मेन डिस्कस कर रहे थे, मेन अगर आप देखें पहले हमने कहा था कि 1707 से लेकर 1857 के इवेंट्स डिस्कस कर लो। अब जो हमारी हिस्ट्री चलेगी वो 1857 के आगे की चलेगी। अब 1857 के आगे की हिस्ट्री में हम जो बात करेंगे, सबसे पहले क्या बात करेंगे, सबसे पहले ये हम वाइसरॉयज की तो बात कर ही चुके हैं, सारे वाइसरॉयज की एक बार मैंने आपकी ग्लिम्स दिखा दी कि कौन कौन से वाइसरॉयज गुजरे हैं। अब वाइसरॉयज के बाद अब हम क्या बात करेंगे, एक तो दो मेन बातें रह जाएंगी। एक तो कह सकते हैं नेशनल एक्टिविटीज़, क्या क्या इंडिया में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे खिलाफत मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, तो सत्याग्रह है, ये सारी नेशनल जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनकी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ इनके जो लॉज चल रहे थे, जैसे कि हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखा था, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट देखा था, तो इससे रिलेटेड अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनते जा रहे हैं, जैसे एक तो आया आपका सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके जो चार्टर्स, ये कानून आते जा रहे हैं, उनको भी हम एक बार देख लेंगे। तो ये मेन हमारा पोर्शन है जो हमें आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करना है। तो आज मैं इसको ज़्यादा नहीं खींच रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एक बार आप आज वाइसरॉय अच्छे से देख लें, ठीक है। एक बार जो क्लास में इम्पॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए, बाकी सारे वाइसरॉयज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे, और उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस उसको जो जो आज हमने डिस्कस किया उस उतने ही पार्ट को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से डाउट पूछिए, नहीं तो नोट डाउन करने के बाद उन चीज़ों को रिकॉल करिए, कॉपी बंद करके फिर रिकॉल करिए, याद करने की कोशिश कीजिए कि हमने कितना याद कर लिया है और कितना हमारे दिमाग में जा रहा है, ठीक है। और जब भी हिस्ट्री, खास तौर से मैं ये कह रहा हूँ, जब भी हिस्ट्री पढ़ें तो एक बार कोशिश करें पुराना जितना भी है, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, ये सब एक बार रिवाइज़ कर लें। रिवाइज़ करना सबसे तकलीफ़ वाला काम होता है, लेकिन यह करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में मुश्किल होगी, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ फैक्ट वाले इसी तरह से डायरेक्ट सवाल आएंगे, और वो अगर आपको आता होगा तो बनेगा, नहीं आता होगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। वहाँ कोई तुक्का, इस तरह की चीज़ें जल्दी काम नहीं आने वाली हैं जीएस के मामले में। तो कोशिश यही करिए कि शुरू से रिवाइज़ करने की कोशिश करिए। थोड़ी अगर आप रिवाइज़ कर लेंगे थोड़ी बार, फिर उसके बाद चीज़ें खुद आपकी टिप पे चली जाएंगी, और जब टिप पे चली जाएंगी तो आपको खुद मज़ा आएगा। आप कभी भी फ्री बैठें चीज़ों को फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं। लाइक आप शुरू हो जाएं कि हाँ भाई हमने एंशिएंट इंडिया शुरू किया था, जनपद पढ़े थे, 3 डायनेस्टीज़ पढ़ी, हड़ंका, शिशुनाग, नंदा, फिर उसके बाद हमने देखा एक पावरफुल एम्पायर आ गया। पैटर्न में वैसे ही आपको बता चुका हूँ, एक छोटा एम्पायर होगा, फिर ग्रो होगा, एक बड़ा एम्पायर बनेगा, बड़ा एम्पायर टूटेगा तो दो चीज़ें होंगी, फॉरेन अटैक होगा प्लस आपका लोकल रीजनल लीडर्स बनेंगे। तो यही सेम प्रोसीजर हम देखते आए, हरियंका, शिशुनाग, नंदा, उनके बाद हमने देखा मौर्य, पहले पावरफुल राजा बन रहे, फिर मौर्य, और फिर उनके बाद पावरफुल एम्पायर था गुप्ता। तो मौर्य गुप्ता के बीच में क्या क्या इवेंट्स हुए वो देख लीजिए, कौन कौन से फॉरेन इन्वेडर्स आए और कौन कौन से लोकल रूलर्स डेवलप हुए। फिर गुप्ता के बाद क्या होता है, फिर गुप्ता जब आपके टूट जाते हैं, फिर आपका अगला जो पावरफुल लीडर है वो कौन बनता है, वो आपका हर्षवर्धन बनता है। और जब हर्षवर्धन टूट जाता है तो हर्षवर्धन के बाद इंडिया में कोई पावरफुल लीडर नहीं बचता है, फिर आपका दिल्ली सल्तनत आती है, और जब दिल्ली सल्तनत टूटती है तब आपका मुगल्स आते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है, क्योंकि सीक्वेंस अगर आपको हिस्ट्री में नहीं याद है तो बहुत परेशानी होगी। तो सीक्वेंस याद रखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस थोड़ा सा रिवीजन लगता है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।